हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्लिप्सा शेख। वेलकम टू द ग्रुप ऑफ स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, मतलब बुद्धि और इसका मापन। सेशन को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं बुद्धि, इसे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो या किसी अदर स्टेट का टेट हो, या आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सेशन को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सेशन के एंड में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बुद्धि से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको रखा गया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। इससे आपको एक तो पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारी तैयारी में इम्प्रूवमेंट कहाँ होना चाहिए, या फिर बुद्धि से कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, या बुद्धि चैप्टर में हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और या फिर बुद्धि से किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप इन सभी बातों को आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जानते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। आइए उसके बारे में और भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है, उनके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना है इसके बारे में बताता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तत्वों को समझने, उनमें आपस में संबंध खोजने और अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो किसी भी वस्तु को देखकर उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे सकती है या उसका आपस में संबंध बताने में हमें सहायक होती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धि मनुष्य को विभिन्न परिस्थितियों को ठीक से समझने, उनके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई परिस्थिति आती है या कोई सिचुएशन आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समस्या से निपटने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए, या हमें उस परिस्थिति के साथ कैसा करना चाहिए, उस परिस्थिति के साथ समायोजन कैसा करना चाहिए, इस बात में हम बुद्धि हमें सहायता करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धि की परिभाषा है। अगर हम बुद्धि का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में भी जानना चाहिए। तो बुद्धि को अलग अलग राइटर ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर और उनकी परिभाषाएं हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। स्टर्न के अनुसार, स्टर्न ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। देखिए, नवीन परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया है। नवीन परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी नई परिस्थिति में समायोजन करना ही बुद्धि कहलाता है, या समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। तो आप इस परिभाषा को न ही रटिए, न ही बार बार पढ़िए। आप इस परिभाषा और राइटर के नाम से एक कीवर्ड निकाल लीजिए, जिससे आपके माइंड में वो कीवर्ड रहेगा और एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, स्टर्न के नाम के साथ, क्योंकि ये राइटर है, इनका नाम ज़रूरी है याद रखना। स्टर्न के नाम के साथ कोई कीवर्ड निकाल लीजिए। समायोजन, स्टर्न को समायोजन से ऐड करके कीवर्ड बनाकर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इससे आप बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि परिभाषा हम कितनी बार पढ़ें हम भूल ही जाते हैं वो, क्योंकि रटी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक माइंड में रहती नहीं है। तो हम कीवर्ड का यूज़ करके अपने माइंड में सेट कर लेंगे, इससे हमारा आंसर गलत नहीं होगा अगर परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है। टर्मन ने क्या कहा है।
कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने बताया है? टर्मन ने बताया है। तो अमूर्त चिंतन और टर्मन दोनों को ऐड करके एक कीवर्ड बना के माइंड में सेट कर लीजिए। आपको परिभाषाएं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैकडूगल ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में। मैकडूगल ने कहा है कि बुद्धि अतीत अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। क्या कहा है, फिर से पढ़ लीजिए। बुद्धि अतीत अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। अब इस पूरी परिभाषा में एक कीवर्ड निकाल लीजिए और राइटर के नाम के साथ जोड़कर अपने माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए क्या कह सकते हैं, बुद्धि को अतीत अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। मतलब अतीत अनुभव को मैकडूगल के साथ जोड़कर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है बुद्धि के प्रकार के बारे में। बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया गया है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जिसे बताया है थॉर्नडाइक ने। बुद्धि 3 प्रकार, ये किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने बताया है। कौन कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने बताई है। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। आप जब भी राइटर के बारे में पढ़ें तो कुछ कॉमन चीज़ें राइटर के बारे में जानना ज़रूरी होती है, जैसे उनकी किताब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, या फिर वो कहाँ के रहने वाले हैं, या वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले। इन्होंने क्या बताया है? बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब एक एक करके सभी बुद्धि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु को जानने, उसके महत्व का ज्ञान प्राप्त करने, उसके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना हम सीखते हैं। इसी प्रकार की बुद्धि वाले इंसान कुशल इंजीनियर, कुशल व्यापारी, कुशल कारीगर बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसके बारे में हम देखकर ही जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। किसी वस्तु को देखें और हमारे बारे में जो जानकारी है, उसके बारे में जो जानकारी है हमारे माइंड में सेट हो जाती है, और उसके महत्व के बारे में भी हम जान सकते हैं। उसका अलग अलग परिस्थिति में क्या यूज हो सकता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्ति में होती है वो एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर का क्या काम होता है? वो अलग अलग छोटे छोटे मशीन के पुर्जे को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनके महत्व के बारे में समझते हैं, और उनका यूज़ करके एक मशीन तैयार कर देते हैं। तो एक कुशल इंजीनियर के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, जो किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। आई होप आपको ये मूर्त बुद्धि समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और बुद्धि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से व्यक्ति शाब्दिक, आंकिक या प्रतीकात्मक संबंध को समझता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक होती है वह व्यक्ति अमूर्त चिंतन के द्वारा श्रेष्ठ कलाकार, श्रेष्ठ पेंटर, श्रेष्ठ गणितज्ञ बनता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की बुद्धि जो व्यक्ति को एक शब्द से, एक अंक से या एक प्रतीक चिन्ह से उसकी पूर्ण जानकारी दे दे, वही बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाती है? अमूर्त बुद्धि। मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में जानकारी किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से, किसी अंक के माध्यम से जान सकते हैं। और यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वो श्रेष्ठ कलाकार बनते हैं या श्रेष्ठ पेंटर बनते हैं। पेंटर का क्या काम होता है? वो सिर्फ एक चीज़ को देख कर ही उसकी पूरी प्रतिमा गढ़ देती हैं, उसकी पूरी आकृति बना देती हैं। तो पेंटर में कौन सी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? क्योंकि वो अमूर्त चिंतन करते हैं। वो मतलब बिना देखे सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर, सिर्फ किसी एक शब्द के आधार पर वो किसी भी आकृति को एक रूप दे देते हैं। तो पेंटर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आई होप आपको ये बुद्धि समझ में आ गई होगी। आगे देखिए सामाजिक बुद्धि के बारे में जानते हैं। सामाजिक बुद्धि के बारे में क्या कहा गया है?
या वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संबंधों को समझता है, जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है जो हमें समाज में रहना सिखाता है, हमें समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें समाज के लोगों के साथ कैसे पेश आना है, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, या फिर हम जितने भी अलग अलग लोगों से हमारा व्यवहार है उन सभी के बारे में जानकारी हमें सामाजिक बुद्धि से मिलती है। तो जिन व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक होती है वह समाज के नेता होते हैं, क्योंकि वो अपना व्यवहार में परिवर्तन लोगों लाते रहते हैं। वो अपने स्वभाव में इस तरह का परिवर्तन लाते हैं कि वो समाज में लोकप्रिय बनते जाते हैं। और जब उनका समाज में संबंध अच्छा होगा, उनका व्यवहार अच्छा होगा, उनका स्वभाव अच्छा होगा, वो समाज में लोकप्रिय रहेंगे, तो वही हमारे समाज के नेता होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बुद्धि परीक्षण मतलब इंटेलिजेंस टेस्टिंग। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत बुद्धिमापन के लिए सबसे पहले पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया था। कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमापन के लिए सबसे पहला प्रयास जो किया गया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1905 में किया गया था। ध्यान रखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं और लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर रखिए। बुद्धि मापने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सन 1908 और 1911 में इस परीक्षण का संशोधन किया गया। मतलब जो परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बनाया था, जिसे साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है, उस परीक्षण को अपडेट किया था 1908 और 1911 में। और इस संशोधन में उनके साथ उनके सहायक साइमन भी थे। कहने का मतलब ये है कि दो लोग के सहयोग से यह संशोधन किया गया था। किसके किसके? बिने के और साइमन के। अल्फ्रेड बिने और साइमन दो लोग थे जिन्होंने उस परीक्षण में संशोधन किया था या इस परीक्षण को अपडेट किया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने को बुद्धिमापन परीक्षण का आधुनिक पिता कहा जाता है। किसे आधुनिक पिता कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को। किस लिए? बुद्धिमापन परीक्षण के लिए इन्हें आधुनिक पिता कहा जाता है। ध्यान रखिए कि अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि गलतियाँ कहीं यहीं से होती हैं। आप छोटे पॉइंट्स को भूल जाती हैं, छोटे वर्ड को भूल जाती हैं और बड़ा बड़ा याद करती रहती हैं और आपका क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि अल्फ्रेड बिने कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है। लेकिन जो अल्फ्रेड बिने को बुद्धि मापन परीक्षण का पिता कहा जाता है, इसकी आधारशिला स्पीयरमैन ने रखी थी। किसने रखी थी? स्पीयरमैन ने रखी थी। तो 3 डेट आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए। पहला तो 1905 है, जिसमें पहले प्रयास किया गया था बुद्धि परीक्षण का, और दूसरा 1908 और 1911 है। कौन सी? 1908 और 1911। इन दोनों डेटों में ये बुद्धि परीक्षण को अपडेट किया गया था। ठीक है। तो आपको ये 3 डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बुद्धि लब्धि का प्रथम सुझाव विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। ये डेट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि बुद्धि लब्धि जिसे हम किसी भी बच्चे का IQ निकालते हैं, उसका पहला सुझाव स्टर्न ने दिया था। और कब दिया था? 1912 में। ठीक है। किसने दिया था? स्टर्न ने। और कब दिया था? 1912 में। अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अक्सर लोग बुद्धि लब्धि से टर्मन को याद करते हैं, लेकिन टर्मन ने इसको अपडेट किया है। बुद्धि लब्धि का पहला सुझाव स्टर्न ने दिया था। और कब दिया था? 1912 में दिया था। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया, और तभी से मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा। और इसी समय बुद्धि लब्धि के फार्मूले का
विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो टर्मन थे वो 1916 में बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला दिया था, जिससे हम किसी बच्चे के IQ लेवल का पता करते हैं। क्या फॉर्मूला है वो? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है आपको। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आप तो एक तो IQ लेवल नहीं निकाल सकते किसी बच्चे का बौद्धिक स्तर नहीं जान सकते हैं, और दूसरा कभी कभी एज इट इज़ ये जैसे ये फॉर्मूला है आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और आपका क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये आपको 2-3 जगह काम आएगा। एक तो आप किसी बच्चे का बौद्धिक स्तर जान सकते हैं, किसी बच्चे की IQ जान सकते हैं, और दूसरा अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है मानसिक आयु के बारे में। अगर हम किसी भी बच्चे के IQ निकालेंगे तो क्या मतलब कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो अगर हम किसी बच्चे की मानसिक आयु नहीं जानते हैं, मानसिक आयु किससे कहते हैं, तो हम कैसे भी किसी बच्चे की IQ निकाल सकते हैं? तो पहले जान लीजिए मानसिक आयु, जिसको इंग्लिश में मेंटल एज कहते हैं। मनोविज्ञान में मानसिक आयु की धारणा का आरंभ 1960 नहीं 1908। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। 1908 का निर्धारण फिर से पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में मानसिक आयु का निर्धारण का आरंभ 1908 में बिने साइमन ने किया था। किसने किया था? बिने और साइमन ने किया था। किसका किया था? मानसिक आयु का निर्धारण किया था। मतलब किसी बच्चे की मानसिक आयु कैसे निकालेंगे, इस बात की जानकारी हमें किसने दी थी? बिने और साइमन ने दी थी। किस तरह हम किसी बच्चे की IQ लेवल जान सकते हैं? अलग अलग आयु के लिए विभिन्न बुद्धि परीक्षाओं का निर्धारण किया गया। मतलब अलग अलग आयु के बच्चों के लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षाओं का एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया या इंटेलिजेंस टेस्ट रखा गया, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी बच्चे की किसी बच्चे की मेंटल एज जान सकते हैं, उसकी मानसिक आयु जान सकते हैं। और इस मानसिक आयु को क्या कहते हैं? संक्षेप में MA कहते हैं। मानसिक आयु के बारे में हमें पता चल गया। अब जानते हैं वास्तविक आयु, क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, IQ निकालने के लिए हमें वास्तविक आयु जानना भी ज़रूरी है। वास्तविक आयु को संक्षेप में CA से इंडिकेट करते हैं। किससे? CA से इंडिकेट करते हैं। यह बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की होती है। मतलब बच्चों की जो जन्म से लेकर वर्तमान समय की आयु होगी, ये इसी को हम वास्तविक आयु कहते हैं, और वास्तविक आयु को CA से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मानसिक आयु पता चल गया हमें, वास्तविक आयु पता चल गया। अब हम किसी भी बच्चे के IQ लेवल जान सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूले में मानसिक आयु और वास्तविक आयु ये दोनों पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, किसी भी बच्चे का अगर हम IQ लेवल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको भी समझ लीजिए। यदि किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है, आयु 10 वर्ष मतलब उसके जन्म से लेकर वर्तमान समय की आयु बता रहा है, ये CA है, मतलब वास्तविक आयु है। और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, मतलब वो 12 वर्ष के बच्चों का टेस्ट पेपर सॉल्व कर ले रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमें पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र याद करना होगा। सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मतलब MA इज इक्वल टू CA इंटू 100। तो हमें क्या करना है? हमें CA पता है, MA पता है। अब इन चीज़ों को अब सूत्र की जगह पे रख देना, मतलब मानसिक आयु की जगह 12 लिख देना है, और वास्तविक आयु की जगह 10 लिखना है। तो हमने मानसिक आयु की जगह 12 लिख दिया और वास्तविक आयु की जगह 10 लिख दिया, और इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, बचा 12 और 10। 12 और 10 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 120। मतलब उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 120 है। अगर किसी बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष हो और मानसिक आयु 12 वर्ष हो, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगी। ठीक है, आपको बुद्धि लब्धि निकालना भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है।
बुद्धिलब्धि और बौद्धिक स्तर, मतलब अब बुद्धिलब्धि हमें निकालना आ गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि की वितरण तालिका तैयार की, मतलब किस लेवल के बच्चों को क्या कहेंगे, इस तालिका को तैयार किया था। किसने तैयार किया था? टर्मन ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सन 1937 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप टर्मन, मैरल और रॉबिन्स ने बुद्धि के स्तर को इस प्रकार स्वीकार किया, मतलब जो टर्मन रॉबिन्स हैं, जो मैरल और रॉबिन्स हैं, इन्होंने टर्मन के दिए हुए जो आईक्यू स्तर हैं, या ये बोल लीजिए बौद्धिक स्तर हैं, उन तालिका को स्वीकार किया था। कब किया था? 1937 में किया था। आगे देखिए ये जो आईक्यू स्तर किस बच्चे का कितना होता है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धि लब्धि वितरण का उदाहरण, मतलब बुद्धि लब्धि किस बच्चे की कितनी बुद्धि लब्धि होगी, या किस बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर इतनी है तो उस बच्चे को क्या कहेंगे। आइए देखते हैं। 130 से अधिक वालों को प्रतिभाशाली, अगर मतलब जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 135 है, 140 है, तो हम उन्हें क्या बुलाएंगे? प्रतिभाशाली यानी जीनियस। फिर अगर उससे कम होती है, 121 से 130 के बीच होती है, तो उस बच्चे को हम प्रखर बुद्धि वाला बालक बुलाएंगे, या प्रखर बुद्धि वाला बच्चा बुलाएंगे, जिसे क्या बोल सकते हैं? सुपीरियर। ठीक है। अब 111 से 120 के बीच जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होगी, उन्हें तीव्र बुद्धि या एबव एवरेज, या 91 से 110 के बीच जो बच्चे होंगे, उनको सामान्य बुद्धि यानी एवरेज, और 81 से 90 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होगी, उन्हें मंद बुद्धि या फिबल माइंडेड, और जिनकी 71 से 70 होगी, उनको अल्प माइंडेड यानी डल, और 70 से कम वाले को जड़ बुद्धि यानी इडियट कहेंगे। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, ये क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे दे दिया 71 से 80 के बीच वाले बुद्धि वाले बालक को क्या कहेंगे, तो अल्प बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्प बुद्धि कहेंगे। इसी तरह आप इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। आइए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले को प्रतिभाशाली, 121 से 130 के वाले को प्रखर बुद्धि, और 111 से 120 वाले को तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि, 81 से 90 वाले को मंद बुद्धि, और 71 से 80 वाले को अल्प बुद्धि, और 70 से कम वाले को जड़ बुद्धि। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू हो गया है प्रैक्टिस सेट। इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अभी जितने भी पॉइंट्स पढ़े, उन सब भी को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है और समझा है, तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, मतलब स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है? क्या वो व्यक्तित्व का करता है, या पढ़ने की दक्षता का, या बुद्धि का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि किसी न किसी का तो मापन करेगा ही। तो स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण किसका मापन करता है? तो व्यक्तित्व का? जी नहीं। पढ़ने की दक्षता का? जी नहीं। तो किसका मापन करता है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण? बुद्धि का करता है। किसका करता है? बुद्धि का करता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या वो विनय साइमन ने दिया था, या स्टर्न ने दिया था, या टर्मन ने दिया था, या सिरिल बर्ट ने दिया था? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरिल बर्ट? जी नहीं। टर्मन? जी नहीं। इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, आईक्यू का
और स्टर्न ने आईक्यू सबसे पहले अवधारणा दी थी, तो स्टर्न भी नहीं होंगे। तो मानसिक आयु को प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि के बालकों को क्या कहेंगे, या बुद्धिलब्धि के बालकों को क्या माना जाता है? ये 90 से 110 बना लीजिए, 100 नहीं। टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। क्या उसे हम मंद बुद्धि मानते हैं, या सामान्य बुद्धि, या श्रेष्ठ बुद्धि, या छेड़ बुद्धि? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जी नहीं, छेड़ बुद्धि भी नहीं होगा, श्रेष्ठ बुद्धि जी नहीं, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जिनकी आईक्यू लेवल 80 से 90 के बीच होती है। तो सामान्य बुद्धिलब्धि, जी हाँ, सामान्य बुद्धिलब्धि वाले बालकों की आईक्यू 90 से 110 होती है। ठीक, कितनी होती है? 90 से 110 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? जो पहला बुद्धि परीक्षण है किसने दिया था? क्या अल्फ्रेड बिने ने दिया था, या स्पीयरमैन ने दिया था, स्टर्नबर्ग या टर्मन ने? तो आपको इन चारों में करेक्ट आंसर बताने हैं। आप जैसे अभी हमने पढ़ा कि टर्मन ने तो आईक्यू बताया था, किस बच्चे की कितनी आईक्यू होगी, तो हम उस बच्चे को क्या बुलाएंगे, या आईक्यू का फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। स्टर्नबर्ग ने नहीं, स्पीयरमैन ने नहीं, अल्फ्रेड बिने ने। हाँ, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और इस परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और यह कब आया था? तो ये 1905 में आया था। डेट भी आपको याद रखनी है, कब? 1905 में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी अभी हमने पढ़ा था कि आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी। तो अल्फ्रेड बिने ने नहीं, इन्होंने तो पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। गैल्टन ने नहीं, टर्मन ने नहीं, इन्होंने आईक्यू की फार्मूला बताया था, उसका स्तर बताया था। विलियम स्टर्न ने, जी हाँ, विलियम स्टर्न ने ही बुद्धि की बुद्धिलब्धि या आईक्यू की सबसे पहले अवधारणा दी थी, या सबसे पहला सुझाव दिया था। तो हमारा तीनों आंसर करेक्ट ना होकर चौथा आंसर करेक्ट हो गया, विलियम स्टर्न ने। किसने? विलियम स्टर्न ने। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धि को किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किए हैं? कहने का मतलब है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। क्या वो स्पीयरमैन है, या थॉर्नडाइक है, गिलफोर्ड है, या डेविड वेस्लर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक ही बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। और ये थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? मतलब जो बच्चे जड़ बुद्धि की होती है उनकी आईक्यू लेवल कितनी होती है? टर्मन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो देखिए 90 से 110 के बीच, जी नहीं, 80 से 90 के बीच, नहीं, 70 से कम, 80 से कम, 70 से कम। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए ये तो हो गया समान बुद्धि वालों का। कौन सी बुद्धि? जिनकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 होगी उनको समान बुद्धि के बालक बुलाएंगे, या समान बुद्धि के बच्चा होगा वो। और जिनकी 90 से 80 से 90 के बीच है उनको मंद बुद्धि। और जिनकी 90 से कम है, 80 से कम है, उनकी अल्प बुद्धि। और जिनकी 70 से कम है उनको जड़ बुद्धि बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? जड़ बुद्धि। तो हमारा करेक्ट आंसर ये तीनों ना होकर 4 करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। 70 से कम वाले को जड़ बुद्धि कहते हैं, या उनकी आईक्यू जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 70 होती है उन्हें जड़ बुद्धि बुलाते हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। किस में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने दिया, कब दिया। तो आप तीनों चीज़ रखिए, किस चीज़ के बारे में दिया है, कब दिया है, किसने दिया है। तो किस चीज़ के बारे में दिया, बुद्धि लब्धि के बारे में दिया, किसने दिया, टर्मन ने दिया, कब दिया, ये हमें देखना है, हमें करेक्ट आंसर इसका लगाना है। तो देखिए 1917 में क्या दिया था, या 1916 में दिया था, या 1912 में दिया था, या 1911 में दिया था। तो बताइए कौन सा सही होगा। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया था। जी हाँ, 1916 में दिया था। अब ये दो डेट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बुद्धि से अकॉर्डिंग, बुद्धि से रिलेटेड है। एक तो 1911 में विनय सामंत ने अपने बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया था। क्या किया था, इसका संशोधन किया था। और 1912 में स्टर्न ने आईक्यू की अवधारणा दी थी। किसने आईक्यू की अवधारणा दी थी, स्टर्न ने दी थी। कब दी थी, 1912 में दी थी। तो ये दोनों डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ये 1916, जिसमें टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। आप सूत्र भी ध्यान में रखिएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, 1916। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी बच्चे की आयु 16 वर्ष से है और उसकी आयु 12 वर्ष से है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। मान लीजिए किसी बच्चे की जन्म से लेकर वर्तमान समय की आयु 16 वर्ष है, मतलब उसकी वास्तविक आयु जो हो गई, CA जो हो गया, वो 16 वर्ष से है। कितना, 16 वर्ष से है। और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष से है। MA 12 वर्ष से, मतलब वो 16 वर्ष का बालक है, पर वो जो भी मतलब कह लीजिए इंटेलिजेंट टेस्ट, वो टेस्ट पेपर जो होता है वो 12 वर्ष के बच्चों को सॉल्व कर पा रहा है, अपने ईयर के बच्चों को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मतलब जिस आयु में वो है 16 वर्ष की आयु में, वो उसका टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा है। उससे 4 साल पीछे 12 वर्ष के बच्चों का टेस्ट पेपर सॉल्व कर ले रहा है। तो उसकी IQ लेवल क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु हमारी कितनी है, 12 वर्ष से है। कितनी है, 12 वर्ष से है। और वास्तविक आयु कितनी है, 16 वर्ष से है। तो वास्तविक आयु की जगह वास्तविक आयु जितनी बताई गई है क्वेश्चन में, और मानसिक आयु की जगह मानसिक आयु जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 से इसको काटते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। और 4 को 12 से काटते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ गया 75। मतलब उस बच्चे की IQ कितनी है, 75 है। कितनी है, 75। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 75। कितने IQ है, 75। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष से है और उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष से है, तो उसकी बुद्धि लब्धि किस स्तर की होगी। कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें IQ के साथ साथ ये भी बताना है कि वह बालक किस स्तर का है। तो पहले IQ निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वह बालक किस स्तर का है। तो उसमें क्या क्या बताया गया है, मानसिक आयु कितनी बताई गई है, मानसिक आयु 14 वर्ष बताई गई है और वास्तविक आयु 10 वर्ष बताई गई है। तो हमें मानसिक आयु की जगह मानसिक आयु और वास्तविक आयु की जगह वास्तविक आयु लिख देनी है। तो फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन MA, सॉरी MA अपॉन CA, सॉरी MA अपॉन CA इंटू 100। तो हमें मानसिक आयु की जगह मानसिक आयु और वास्तविक आयु की जगह वास्तविक आयु लिख देनी है। तो मानसिक आयु कितनी है, 14 वर्ष, हम ऊपर 14 लिख दिए, और ये वास्तविक आयु 10 वर्ष से है, हम इसमें 10 लिख दिए इंटू 100। सॉरी यहाँ पे 1 0 नहीं होगा, 10 वर्ष होगा, हमने 100 लिख दिया था।
तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 क्रॉस कर हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। और 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, और 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो उस बच्चे की IQ कितनी है, 140 है। अब 140 IQ वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, क्या उन्हें समान बुद्धि वाला बालक कहा जाएगा, या प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा, या पिष्टा बालक कहा जाएगा, या विशेष प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा? आप आंसर बताइए। जी नहीं, ना ही उन्हें सामान्य बालक कहा जाएगा, क्योंकि सामान्य बालक की IQ 90 से 110 के बीच होती है। पिष्टा बालक 80 से 90 के बीच होती है। विशेष प्रतिभाशाली बालक जिनकी IQ लेवल 130 या 140 से पार होती है। और प्रतिभाशाली बालक को हम जिनकी IQ 140 होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक के नाम से जानते हैं। विशेष प्रतिभाशाली जिनकी IQ लेवल 140 से ऊपर होती है उनको विशेष प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रतिभाशाली बालक। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।